नमस्कार, मैं हूं सुमैरा खान। देश और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं। जमीन से लेकर समंदर तक हलचल है। दुनिया के कई मुल्कों में जंगी माहौल है, तो वहीं हमारे देश में सुशांत सिंह की मौत के मामले का सच सामने आने के लिए जांच एजेंसियां हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई हैं। वैसे सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम मुंबई में है और उस हर गवाह के साथ ही वो हर सबूत को इकट्ठा कर रही है जो सुशांत की मौत का सच सामने लाने के लिए बेहद जरूरी है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर भरोसा रखिए और उम्मीद कीजिए कि सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री का पूरा सच जल्द सामने आएगा। सुशांत सिंह के परिवार का दर्द आपकी तरह हम भी शिद्दत से महसूस करते हैं, लेकिन हमें उन करोड़ों लोगों के गम में भी शरीक होना होगा जिन्हें अदृश्य कातिल की वजह से जिंदगी भर का दर्द मिला है। कोरोना वायरस से अब तक करीब 8 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के नक्शे पर अगर आप देखें तो किसी भी देश पर उंगली रख दीजिए, हर जगह कोरोना से करहाते परिवारों की सिसकियां आपको सुनाई देंगी। हमारे देश में ही कोरोना के मामले 29 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक करीब 55,000 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं। कोई बुजुर्ग था, कोई नौजवान था, तो कहीं पूरा परिवार ही वायरस वाले काल के गाल में समा चुका है। ये लोग भी हमारी और आपकी तरह आम लोग ही तो थे। ये भी तो किसी का सहारा थे, किसी का सपना थे। लेकिन दुनिया भर में 7 लाख घरों के चिराग बुझाने वाले चीनियों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, बल्कि ड्रैगन के वारिस दुनिया को एक और त्रासदी के मुहाने पर लाने की जिद ठाने हुए हैं। इसीलिए अमेरिका ने अब माओ के मुल्क का अंतिम अध्याय लिखने का फैसला कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी जंगी बेड़ों की मौजूदगी में उफान मारती समंदर की लहरें चीन के विनाश काल का आगाज है। साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान के तट तक चीन की दहलीज पर डेरा जमा चुके अमेरिका ने अब चीन के समुद्री किनारे के आखिरी कोने पर भी अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। ये तस्वीरें जापान सागर की हैं, जहां अमेरिका ने चीन के खिलाफ चक्रव्यूह के आखिरी दरवाजे पर भी अपने बॉम्बर भेज दिए हैं। अमेरिका ने बम वर्षक विमानों को जापान सागर में तैनात किया है। अमेरिका ने 4 B-1 लांसर्स, 2 B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर्स की तैनाती की है। 4 F-15C ईगल लड़ाकू विमानों को भी जापान सागर में तैनात किया है। साउथ चाइना सी से अमेरिका पहले ही चीन की चौखट तक पहुंचने के लिए तैयार है। हिंद महासागर में भी अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज लगातार चक्कर लगा रहा है। फिलीपीन सागर में अमेरिका का एक और वॉरशिप रोनाल्ड रीगन तैनात है। वहीं हवाई में अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर समेत 10 देशों की सेनाएं ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। और अब जापान के छोर से भी अमेरिका ने चीन को बारूद बरसाने का इशारा कर दिया है। सवाल यह है कि चीन के चारों तरफ अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती का मकसद क्या है? क्या चीन पर हमले से पहले अमेरिका पूरी तैयारी करना चाहता है? इससे भी बड़ा और सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या वाकई अमेरिका चीन पर हमला करेगा या फिर ये सिर्फ समंदर में ताकत दिखाने के लिए जोर आजमाइश है। अमेरिका में प्रेसिडेंट चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। ट्रंप का चुनाव जीतना चीन को उनके सबक सिखाने पर निर्भर करता है। इसी वजह से ट्रंप ने चीन के खिलाफ और चीन के पास अपने सबसे घातक विमान और जंगी बेड़े तैनात किए हैं। लेकिन जापान सागर में तैनाती बहुत खास है। क्यों, जानिए। इसकी वजह है जापान सागर में मौजूद सेनकाकू आइलैंड, जिस पर जापान का कब्जा है।
कुछ दिनों पहले ही चीन ने जापान को धमकी दी कि वो सेनकाकू के इर्द गिर्द मछुआरों की दर्जनों बोट भेजेगा। चीन ने साफ चुनौती दे दी कि अगर जापान में दम है तो उन्हें पकड़ ले। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू द्वीप जापान की राजधानी टोक्यो से 1931 किलोमीटर के फासले पर है। 1972 से इस द्वीप पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन और ताइवान भी इस निर्जन द्वीप पर अपनी दावेदारी जताते हैं। विस्तारवादी नीति वाले बीजिंग के बवाली इस द्वीप पर भी कब्जा चाहते हैं। हाल ही में चीन ने अपने कई वॉरशिप इस इलाके में भेजे, जिसके बाद से ही जापान की त्योरियां चढ़ गई हैं। अमेरिका के बॉम्बर्स इस इलाके में तैनात होने की एक और वजह है। 1951 में अमेरिका और जापान में समझौता हुआ था। समझौते के तहत अमेरिका जापान की सुरक्षा करेगा। करार के मुताबिक ही जापान में अमेरिकी बेस बनाए गए। इसी समझौते की वजह से जापान में अमेरिका की फौज हमेशा तैनात रहती है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, मरीन कॉर्प और यूएस नेवी के जवान शामिल हैं। यहाँ से अमेरिका चीन की हरकतों पर भी निगाह रखता है। साथ ही ताइवान और किम जोंग के कोप से भी जापान की हिफाजत करता है। मौजूदा वक्त में जिस तरह चीन हमारे देश के साथ ही ताइवान से लेकर जापान तक की जमीन निगलने की साजिश कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका लगातार चीनी चांडालों पर चाबुक चलाने की तैयारी में है। जरा सोचिए, अगर दुनिया के ताकतवर देश ना होते तो ताइवान, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे छोटे देशों को चीन कब का निगल चुका होता। वैसे जो अमेरिका आज जापान की हिफाजत में तैनात है, उसी अमेरिका से जापान को सबसे बड़ा जख्म भी मिला था। 75 साल पहले अगस्त का ही महीना था। 6 अगस्त की तारीख थी जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराया था। दुनिया में पहले और अब तक आखिरी बार हुए इस एटमी हमले में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस एटमी हमले में हिरोशिमा में 20,000 से ज्यादा जापानी सैनिक मारे गए, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा आम नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी थी। जापान पर परमाणु बम गिराने के ऑर्डर पर मोहर लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक किसी ने भी जापान से कभी माफी नहीं मांगी। इसके बावजूद जापान के लोग अमेरिका से नफरत नहीं करते हैं। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक 79% जापानी मानते हैं कि एटम बम गिराना गलत नहीं था। 21% जापानी मानते हैं कि अमेरिका को माफी नहीं मांगनी चाहिए। 74% जापानी अमेरिका को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। 75% जापानी अमेरिका को सबसे भरोसेमंद साथी मानते हैं। 37% लोगों को अमेरिका के नागरिक बेहद ईमानदार लगते हैं। लेकिन क्या कोई देश चीन के लिए भी ऐसी ही राय रख सकता है? शायद नहीं, क्योंकि माओ की संतानें हैं ही नफरत के काबिल। लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक पैर पसार रहे चीनियों ने अब एवरेस्ट की चोटी पर भी अपना ठिकाना बनाने की साजिश कर ली है। चीन की संगत में पाकिस्तान के बाद नेपाल की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो चुकी है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जब से भारत से रोटी बेटी का रिश्ता भूलकर नेपाल चीन का लाल बना है, तब से नेपाल की किस्मत फूट गई है। चीन से आई खूबसूरत साजिशों ने ओली की मति भ्रष्ट कर दी है। चालबाज चीन ने नेपाल की नियत में खोट भरा। चीन ने नेपाल को उकसाया, बरगलाया और नेपाल हजारों साल पुरानी साझी विरासत को ताक पर रखकर भारत से गद्दारी कर बैठा। ओली के पापों का घड़ा भर चुका है, जिसकी सजा नेपाल को मिलने वाली है। चीन जमीन ही नहीं, नेपाल की बची खुची रोटी भी सफा चट करने वाला है। चीन नेपाल के साथ एक समझौता करने वाला है। समझौते के तहत चीन एक बार फिर एवरेस्ट की ऊंचाई नापेगा। लेकिन क्या करार की असल वजह यही है? बिल्कुल नहीं। आपको सबूतों के साथ बताते हैं।
ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, मई के पहले हफ्ते में चीन की सर्वे करने वाली टीम एवरेस्ट के बेस पॉइंट पर पहुंची थी। दावा किया गया कि 53 सदस्यों की ये टीम एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई का पता लगाने जा रही है। लेकिन 4 महीने बाद एक बार फिर चीन ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की तैयारी कर ली। इसे ऐसे समझिए, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर यानी 29,029 फीट है। ये ऊंचाई हमारे देश ने नापी है और इसे दुनिया कबूल करती है। वहीं चीन 2005 के सर्वे का हवाला देते हुए एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844 मीटर यानी 29,017 फीट बताता है। यानी एवरेस्ट की जिस ऊंचाई को दुनिया कबूल करती है, चीन उसे नहीं मानता है। चीन और नेपाल के बीच 1400 किलोमीटर की सरहद है। नेपाल के 7 जिले चीन से लगते हैं और इन जिलों में बड़ी तादाद में बड़े इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब चीन की नजर एवरेस्ट पर है। बार बार एवरेस्ट की ऊंचाई नापने की बात कहकर चीन भारत के खिलाफ क्या नई साजिश कर रहा है, यह जानना जरूरी है। एवरेस्ट हिंदुस्तान के मस्तक, हिमालय का वो मुकुटमणि जिसकी बुलंदी भारत की विरासत और भव्यता का एहसास दुनिया को कराती है। उसी एवरेस्ट की बुलंदी पर यह टावर चीन की नापाक साजिश का सबूत है। चीन की मोबाइल कंपनी हुआवे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 5G टावर लगा दिया है। यूं तो चीन का दावा है कि इस टावर से पर्वतारोहियों को हर हालात में बेहतर नेटवर्क मिलेगा, लेकिन इसके पीछे एवरेस्ट को हड़पने की चीन की साजिश को समझना भी जरूरी है। एवरेस्ट में चीन की कंपनी हुआवे 2 टावर लगा चुकी है। ये टावर 5,300 और 5,600 मीटर की ऊंचाई पर हैं। अब चीन 6,500 मीटर की ऊंचाई पर टावर लगाने की तैयारी कर रहा है। यानी चीन की साजिश है कि ये टावर इतनी ऊंचाई पर लगाया जाए जहां से सभी पड़ोसी देशों पर नजर रखी जा सके। इसीलिए ओली और जिनपिंग की पाप वाली जुगलबंदी से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। एवरेस्ट में 6,500 मीटर की ऊंचाई पर नेटवर्क स्टेशन बनाने से हिमालय का पूरा इलाका चीन की जद में आ जाएगा, जहां से जिनपिंग के शागिर्द हमारे देश के साथ ही नेपाल, भूटान और बांग्लादेश पर आसानी से नजर रख सकते हैं। एक और जरूरी बात यह कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के ज्यादातर माउंटेनियरिंग मिशन नेपाल की तरफ से होते हैं। तिब्बत की तरफ से चढ़ाई बहुत दुर्गम है, लेकिन चीन अब विकास कर रहा है तिब्बत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के रास्ते की, और उसके लिए चीन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। असल में चीन का मकसद एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के बहाने चीन काठमांडू को पाकिस्तान के ग्वादर तक जोड़ने की तैयारी है। सीपेक यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर फोर्ट तक जाता है। अब चीन की साजिश इसे हिमालयन कॉरिडोर का नाम देकर काशगर से तिब्बत के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू तक जोड़ने की है। काठमांडू से लहासा तक चीन पहले ही रेलवे लाइन बिछा रहा है। इसके साथ ही नेपाल से लगती सरहद पर चीन कई हाईवे तैयार कर रहा है और अब तैयारी काठमांडू को ग्वादर से जोड़ने की है। ये शुरू होगी जी ट्रांस हिमालय राहदारी कहा जा रहा है, हिमालय कॉरिडोर। ये नेपाल को तिब्बत से मिलाएगी। इस साल के आखिर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इसी दौरे में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी पाकिस्तान बुलाया जा सकता है, जहां काठमांडू से ग्वादर तक के हिमालयन कॉरिडोर का ऐलान हो सकता है। जरा सोचिए, हमारे पड़ोस में किस तरह के हालात हैं। चीन जिस तरह से हमारे चारों तरफ अपनी साजिशों का जाल फैला रहा है, ऐसे में उत्तर वाले इस जमीनखोर पड़ोसी की नाक में नकेल नहीं डाली गई तो हमें ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी नतीजा भुगतना पड़ सकता है। सवाल यह है कि चीन नेपाल पर इतना मेहरबान क्यों है। किसी को शक नहीं है कि नेपाल एक बेहद खूबसूरत देश है।
हिमालय की बुलंद चोटियों से लेकर तराई तक का मैदान, कुदरत ने नेपाल को हर नेमत बख्शी है। कायनात की इस खूबसूरती की वजह से हर साल दुनिया भर से लाखों सैलानी नेपाल पहुंचते हैं, जिनके जरिए नेपालियों की रोजी रोटी चलती है। एवरेस्ट पर चढ़ाई का परमिट देने से ही चीन को हर साल $40 लाख से ज्यादा की कमाई होती है, लेकिन चीन को इससे कोई मतलब नहीं है। चीन नेपाल पर इतना मेहरबान क्यों है, उसे ऐसे समझना होगा। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो। इसके साथ ही नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट जैसा है। बफर देश वो होता है जो दो बड़े देशों के बीच कोई छोटा देश हो। नेपाल की सरहद भारत, चीन और भूटान से लगती है। भूटान छोटा देश है, लेकिन भारत और चीन एशिया की दो ताकतवर महाशक्तियां हैं। चीन से जमीनी सरहद से जुड़े जितने पड़ोसी देश हैं, उनमें से हमारा देश ही ड्रैगन पर चाबुक चलाने की हैसियत, काबिलियत और ताकत रखता है। चीन को भी इस बात का बखूबी एहसास है। लद्दाख में चीन की हेकड़ी जिस तरह से हवा हुई, उससे ये बात साबित भी हो चुकी है। यही वजह है कि चीन नेपाल को भी पाकिस्तान की तरह अपना गुलाम बनाना चाहता है। खास बात यह है कि इस काम के लिए मौजूदा वक्त चीन को मुफीद लगता है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। नेपाल की सरकार की विचारधारा चीन से मिलती है। चीन की गोद में बैठा हुआ है नेपाल इस समय, और इसी वजह से नेपाल ने आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए चीन को चौधरी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन चीन ने नेपाल को बैरंग वापस लौटा दिया। आपको बताते हैं, आइए, किस हद तक नेपाल चीन के जबड़े में फंस चुका है। ये तस्वीरें काठमांडू के एक स्कूल की हैं और नेपाली बुलाकर चीनी बोली बोलते ये नेपाली बच्चे हैं। काठमांडू ही नहीं, नेपाल के सभी स्कूलों में चीनी भाषा पढ़ाना जरूरी हो चुका है। नेपाल के प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा की पढ़ाई की जा रही है। ये कैसे हुआ, ये जानना भी जरूरी है। नेपाल में विदेशी भाषा अनिवार्य नहीं हो सकती है। ओली सरकार को चीन ने पैसे का लालच दिया। मैंडरिन पढ़ाने वाले टीचर्स को सैलरी देने की पेशकश की। चीनियों की गोद में बैठे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इससे ज्यादा क्या चाहिए था। लिहाजा तुरंत रजामंदी दे दी गई। तभी से नेपाली बच्चे नेपाली भूलकर चाइनीज बोल रहे हैं। वहीं ओली की जुबान जिनपिंग के नगमे गा रही है, बिना ये सोचे कि चीन की संगत नेपाल की तबाही का आगाज साबित होने वाली है। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे कि कौन सा देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा, तो पहला नाम नेपाल का आएगा। यही सच्चाई भी है। मुगल मंगोलिया से दिल्ली तक आए, पूरे देश पर कब्जा किया, लेकिन नेपाल पर कब्जा नहीं कर सके। अंग्रेज 250 साल तक रहे, लेकिन नेपाल पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सके। वही नेपाल अब गुलामी के रास्ते पर बढ़ रहा है। 21वीं सदी में जब दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क अपने दम पर तरक्की के नए अफसाने लिख रहा है, तब हमारी साझी विरासत वाला पड़ोसी अपनी गैरत को चीनी चांडालों के पैरों तले रखने की जिद ठाने हुए है। खैर, बात चीन के दत्तक पुत्र पाकिस्तान की भी करते हैं। सऊदी अरब की धुतकार के बाद चीन के पैरों तले गैरत गिरवी रखने पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जिनपिंग ने भी ठोकर मार दी है। ये रिपोर्ट देखें। वाह जी वाह, यूं लगता है मानो जमाने से बिछड़े सौतेले भाई लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं। चेहरा मुस्कुराया, कोहनी टकराई, दुनिया भर में पाकिस्तान की नाक कटाकर कुरैशी जब खैरात की उम्मीद लिए चीन की चौखट पर पहुंचे तो अंदाज कुछ ऐसा ही था। चीन में कुरैशी की खुशामदगी देखकर पाकिस्तानियों को लगने लगा कि अब तो दुख भरे दिन बीते रे भैया। असल में हुआ यूं कि 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3.2 अरब उधार दिए थे। पाकिस्तानियों की करतूत से परेशान सऊदी अरब अब अपनी उधारी वापस मांग रहा है। पाकिस्तान ने $1 अरब चीन से उधार लेकर सऊदी अरब को लौटाए, लेकिन सऊदी अरब ने अपने बाकी $2 अरब भी वापस मांग लिए। इमरान ने कुरैशी को चीन इस उम्मीद के साथ भेजा था कि एक बार फिर जिनपिंग मामा मदद कर देंगे, लेकिन इस दफा बीजिंग ने भी पाकिस्तानियों के लिए गेट बंद कर दिए। चीन से साफ कह दिया कि अब पैसे नहीं मिलने वाले, अगर पैसे लेने ही हैं तो जमीन गिरवी रखो। पाकिस्तान का जमीर चीन के पास पहले से ही गिरवी है। वैसे चंद सिक्कों के लिए चीनियों की खुशामदगी में कुरैशी ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी।
पाकिस्तान ने कहा कि कर्ज के बहाने सीपैक के तीसरे फेज की शुरुआत की जाए। चीन ने कहा कि सीपैक की 90% फंडिंग करने को वो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को सऊदी अरब का कर्ज लौटाने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। और तो और जिनपिंग ने कुरैशी से मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी की सिर्फ चीन के विदेश मंत्री वांग यी से ही मुलाकात हो पाई। यूं तो शाह महमूद कुरैशी का ओहदा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का है, लेकिन जनाब खुद को वजीर आजम से कम नहीं समझते। इमरान खान के सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है, इसके जिम्मेदार काफी हद तक शाह महमूद कुरैशी ही हैं। इसीलिए पाकिस्तान के आवाम भी नाकाबिल हुक्मरानों से निजात चाहती है। पीओके में तो तिरंगा लहराने का इशारा होने लगा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पीओके की हैं, जहां तनवीर अहमद नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता पाकिस्तान का झंडा उतार रहे हैं। उन्होंने झंडा उतार दिया। तनवीर अहमद पीओके में पाकिस्तानी फौज की जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। पीओके से पाकिस्तानी झंडे उतारे जाने की मांग को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद पीओके में कई जगहों पर लगे पाकिस्तान के झंडे उतार दिए। पीओके की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों की लूट खसोट और जुल्म ज्यादती से तंग आ चुकी है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं है जब आवाम खुद पाकिस्तानियों को पीओके से खदेड़ देगी। परवादेश की में आज के लिए इतना ही। आपसे सोमवार को फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।